आज मैं आपके साथ एक ऐसी पुनर्जन्म की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिस कहानी को सुनने के बाद आपको लगेगा कि क्या ऐसा भी कोई पुनर्जन्म की कहानी हो सकती है। ये कहानी शुरू होती है यूपी राज्य के एक छोटी सी गांव शरीफपुर से। शरीफपुर में एक ठाकुर फैमिली रहता था। उस फैमिली में एक बच्ची पैदा होती है 1968 में। उसका नाम रखा गया सुमित्रा। उस गांव में किसी भी तरह का सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं थी। ना ही वहाँ पे बिजली का सुविधा था, ना ही पानी का, ना ही कोई कामकाज का, ना ही हॉस्पिटल्स। आखिर में पढ़ने के लिए स्कूल्स भी नहीं रहते थे। इस कारण से वहाँ के जो लोग हैं वो दूसरे राज्यों में जाकर काम कर कर अपने घर चलाते थे। तो इसी बीच में जो सुमित्रा बड़ी होने लगी, एक आध साल की हुई, क्योंकि वहाँ पे हेल्थ के लिए हॉस्पिटल्स ना रहने के कारण उसकी माँ चल बसी। छोटी सी बच्ची, उसके पापा को कोई खबर नहीं कि बच्ची की माँ चल बसी है। इस कारण से उस गांव में एक चाचा है। उन्होंने क्या किया, इस बच्ची को, सुमित्रा को अपने साथ लेके गए और उन्होंने इसका देखभाल करना शुरू कर दिया। सुमित्रा जैसे तैसे बड़ी होने लगी। अकेलापन हमेशा ही महसूस करती थी। एकदम खामोश रहती थी। कुछ ज़्यादा खेलना वेलना नहीं था, बस शांत रहती थी। तो उस चाचा ने जैसे ही सुमित्रा की 13 साल की उम्र में उसकी शादी कर दी। 13 साल की उम्र में शादी कर दी तो उसको लगा कि चलो मेरा कोई जीवन साथी आ गया, अब मैं खुश हूँ। वो खुश थी। और सुमित्रा जिससे शादी करी उसका नाम है जगदीश सिंह। जगदीश सिंह भी बहुत अच्छा इंसान था। लेकिन हाँ, जैसे हम जानते हैं कि गांव में किसी भी काम ना होने के कारण जगदीश भी काम के वजह से दूसरी राज्य को जाना पड़ा और सुमित्रा अपनी सास और ससुर के साथ रहने लगे। 1984 में सुमित्रा माँ बनी। उसको एक बच्चा पैदा हुआ और बस जैसे ही बच्चा पैदा हुआ सुमित्रा बहुत खुश हो गई कि अब मेरे साथ कोई है जो हमेशा मेरे साथ रहेगा बोल के। उस बच्चे के साथ वो बहुत ही लगा। उसकी माँ, वो इतना प्यार करती थी, उसे एक मिनट के लिए भी अपनी गोदी से उसे उतारती नहीं थी। जब कभी अपने हाथ खाली हैं वो अपने बच्चे को सीने से लगाए रखती थी। बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा, 5 महीने का हो गया। एक दिन सुमित्रा क्या करिए, 5 महीने के बच्चे को लेकर, क्योंकि पानी के लिए भी काफ़ी दूर, मीलों दूर जाना पड़ता था, तो गांव के लोगों के साथ मिलकर वो अपना घड़ा लेके चली गई पानी लाने के लिए। जैसे ही गांव में वहाँ पे पानी के कुएं के पास गई, उसने क्या किया, अपने बच्चे को नीचे लेटाया। नीचे लेटाकर वो पानी लेने चली गई। तो वहाँ पे देखा कि थोड़ी देर में वो पानी का घड़ा भरकर अपने सर पे लगाई और देखती है कि लोगों का हाहाकार हो रहे हैं। सब लोग चिल्ला रहे हैं, डर रहे हैं, भाग रहे हैं इधर उधर। उस गांव में इस चीज़ का भी बहुत डर था, जैसे कि भूत प्रेत को भी थोड़ा बहुत मानते थे। इस कारण से सुमित्रा देखे बस एकदम स्टन, एक स्टैचू की तरह खड़ी हो गई। स्टैचू की तरह खड़ी हो गई और लोग इधर उधर भाग रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आया। तो 1 मिनट के बाद देखा तो कि सुमित्रा एक स्टैच्यू की तरह खड़ी हो गई थी। एक पुतली की तरह खड़ी हो गई। उसका हाथ एकदम आसमान की तरफ ऐसे उल्टे हाथ रख कर खड़ी हो गई। सीधा खड़ी हुई, एक तरफ हाथ में बच्चा था जिसे उसने पकड़ रखा था और सर के ऊपर घड़ा तो गिर गया था क्योंकि वो स्टैच्यू की तरह खड़ी थी। तो हाथ ऊपर और उसकी आँखें जो है अजीब से घूम रहे थे। गिर-गिर बोल के आँखें जैसे ऐसे घूमते हैं तो अजीब से घूम रहे थे। तो ये जो नज़ारा देखकर और सुमित्रा साँसें बहुत बड़ी-बड़ी ले रही थी। जैसे कि उसकी छाती आगे-पीछे हो रहा था साँसों के वजह से। तो एक अजीब-सा रूप उसने धारण कर रखा था। उस रूप को देखकर गाँव के लोग काफ़ी डर गए और इधर-उधर भागने लगे। कोई ये हिम्मत नहीं कर रहा था कि सुमित्रा के पास आके कोई छू ले उसे थोड़ा हिला दे, क्या हुआ, कुछ पूछने के लिए भी। लेकिन इस बात से भी डर रहे थे कि उसके गोदी में एक छोटा-सा बच्चा था। अब तो इतना ज़ोर से सुमित्रा ने बच्चे को जकड़ रखा था कि उस बच्चे को भी थोड़ा तकलीफ़ होने लगा, बच्चा रोना शुरू कर दिया। ये सिलसिला करीब 5 मिनट चलता रहा। 5 मिनट के बाद सब कुछ नॉर्मल, सुमित्रा एकदम खामोश हो गई। फिर खामोश होने के बाद उसने देखा कि उसका बच्चा रो रहा है और लोगों का हाहाकार और डर, उनके चेहरे में डर। तो सुमित्रा ने लोगों से पूछा, क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों ऐसे भाग रहे हो? क्या हुआ?
तो लोगों का हिम्मत तो हो नहीं रहा था कि सुमित्रा को कुछ बताए कि तेरे ऊपर कुछ अजीब सा हुआ है, तुमने कुछ अजीब हरकतें की हैं, ये तो कोई बता नहीं पा रहा था। तो सुमित्रा ने देखा उसका घड़ा नीचे गिरा हुआ है, तो घड़ा को उठाया और सीधा फिर से पानी भर लिया और सीधा घर चली गई। जैसे जैसे घर चली गई, घर जाने से पहले उसके घर में उसके सास ससुर जो है उनको ये खबर पहुंच गई थी कि सुमित्रा के ऊपर कुछ अजीब सा हरकत हुआ है, जिसके कारण लोगों को डर है। वहाँ का जितना भी माहौल था वो पूरा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे जा चुका था। तो सास ससुर ने देखा सुमित्रा को आते हुए, देखा कि एकदम नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, पानी लेके जाके अंदर लगाए, बच्चे से खेलने लगी, सब कुछ नॉर्मल था। तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन जैसे गाँव वाला की बातें हैं वो सुनकर उन्होंने क्या किया, जगदीश को इन्फॉर्मेशन पहुंचा दिया। जैसे जैसे उनको जगदीश को ये पता चला कि उनकी वाइफ को कुछ ऐसा दौरा पड़ा है जिसके वजह से लोग डर भी गए हैं। तो जगदीश घर आ चुका था। घर आने के बाद ये जब सिलसिला हुआ, तब उसके बाद 5 तारीख को, मतलब सॉरी 5 दिन के बाद सेम दौरा उसको पड़ा। सेम दौरा, तब जगदीश भी घर में था। तब उसने देखा ये कैसा दौरा है। वो घर में थी, इस बार उसके दोनों हाथ ऊपर ऐसे उल्टे रखे हुए थे और आंखें घूम रही थी, सांसें बहुत बड़ी बड़ी ले रही थी, तो अजीब सी खड़ी हो गई। तो इस रूप को देखकर जगदीश भी थोड़ा घबरा गया और वो क्या किया, उस गांव में क्योंकि डॉक्टर्स तो थे नहीं, तो एक वैद्य को लेके आए। वैद्य का मतलब हम जानते हैं, जैसे कि जड़ी बूटियों का भी करते हैं, तो छोटा मोटा जो डॉक्टर कहते हैं गांव के, उनको लेके आ गए। लेके आने के बाद जगदीश ने क्या किया, अपनी वाइफ को दिखाया क्या हुआ। तो डॉक्टर ने देखा कि तब तक तो सुमित्रा एकदम नॉर्मल हो चुकी थी। तो एकदम नॉर्मल हो गई, उसमें कोई ऐसा कोई है ही नहीं, कुछ डिफरेंसेस था ही नहीं। तो इस वजह से डॉक्टर ने देखा कि कुछ बदलाव तो है नहीं, और डॉक्टर ने कहा नहीं सुमित्रा एकदम नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है बोल के चले गए। तो ये जो दौरा है ये बार बार पड़ने लगा, बार बार जैसे जैसे पड़ने लगा कि सब लोगों को पता चल गया कि सुमित्रा को एक ऐसा दौरा पड़ता है। पूरे गांव को पता था कि दौरा पड़ता है, दौरे के समय ऐसा होता है। वो आंखें घुमाती है, सांसें बड़ी बड़ी लेती है, दांत के अपने दांत को कट 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 साउंड करती है। तो सबको पता चल गया था, हाथ ऊपर लगाती है। तो ये सब देखने के बाद गांव के जो लोग को नॉर्मल हो गया था 5 महीने के बाद। लेकिन 5 महीने के बाद 16 जुलाई 1985 को एक ऐसा हुआ, सुमित्रा का सेम दौरा पड़ा, लेकिन आज कुछ अजीब हुआ। वो उससे सुनने के बाद, वो देखने के बाद सबके होश उड़ गए और सोचने लगे कि ये क्या होने वाला है। तो आज यानी कि 16 जुलाई 1985 सुमित्रा सेम हरकतों के साथ कुछ बोल पड़ी। उसने बोला 3 दिन के बाद मैं मर जाऊंगी, यानी कि 19 तारीख को वो मर जाएगी। उसने ये कहा। ये सुनकर जगदीश काफ़ी परेशान, क्या ये वाकई में होने वाला है या क्या है ये, ऐसा सोचने लगे। तो पूरी गांव को भी पूरा ये जो खबर है सबको पता चल गया। सभी सोचने लगे कि ये क्या बोल पड़ी है, अब क्या करें। तो 16 तारीख चला गया, 17 तारीख भी चला गया, 18 तारीख भी चला गया, नॉर्मली सब डेज चले गए। आज 19 तारीख है। 19 तारीख को अब सोचने लगी, सुमित्रा भी सोचने लगी ये क्या होने वाला है, मुझे कुछ समझ में आया। चलो ठीक है। वो अपनी सास से बोलती है कि सासू माँ मैं कोई भी काम नहीं करूँगी, मुझे करने के लिए मत कहिएगा। ना मैं पानी लाने जाऊँगी, ना मैं लकड़ियाँ लाने जाऊँगी, ना मैं चूल्हा के पास बैठूँगी, ना मैं खाना बनाऊँगी, ना मैं ऊंचाई पे जाऊँगी। लेकिन ऐसे ऐसी चीज़ें जहाँ पे उसे लगने लगा कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ, कहीं मर ना जाऊँ, तो ऐसी जगह पे जाने से उसने मना कर दिया। सास भी काफ़ी बहुत अच्छी थी, तो उसने क्या किया, चलो बेटा नहीं आज तुम मत करना, तुम आराम करो। तो ठीक है। तो 19 तारीख शुरू हो गई, दिन चला गया, दोपहर चला गया, तो शाम भी हो चुकी है। तो सुमित्रा देखी तो ऐसा कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन पूरी गांव इंतज़ार कर रहा था क्या होने वाला है। पूरी गांव के दिमाग में यही चल रहा था कि आज 19 तारीख है, आज 19 तारीख है, सुमित्रा के साथ क्या होने वाला है। तो इस बात को लेकर पूरा चर्चा भी होने लगा। तो जैसे ही 19 तारीख शाम हो गई, तो उसने कहा माँ घर के अंदर बैठ बैठ कर ना थोड़ी सी घुटन सी हो रही है,
मैं एक काम करती हूँ, दहलीज के जो दरवाजे हैं वहाँ पे जाके थोड़ा आराम करती हूँ। तो वो चली गई, उठ के दहलीज के पास जो दरवाज़ा है वहाँ पे जाके खड़ी हो गई। तो जैसे ही वो दरवाजे पे खड़ी थी, वहीं पे देखा है कि उसकी एक दोस्त जो है वो जा रही थी घर के सामने से। उसे भी ये खबर था कि ऐसा कुछ हो, सुमित्रा ने कह रखा है कि तीसरे दिन मैं मर जाऊँगी। तो उसे भी पता था, तो सुमित्रा से वो बात करने लगी। तो सुमित्रा भी बहुत हँस-हँस के बात करने लगी, खुश होके बात करने लगी कि हाय क्या कर रही हो? कैसी हो? क्या है? खाया-पिया? जो जो भी नॉर्मल कन्वर्सेशन होता है वो बात करने लगी। जैसे ही वो बात करने लगी तो उसने देखा कि सुमित्रा तो ठीक है, तो बहुत खुश होके वो बात कर रही थी। लेकिन अचानक सुमित्रा एकदम स्टैच्यू की तरह खड़ी हो गई। इस बार ना हाथ ऊपर थे, ना आँखें घूम रही थी, ना दाँत के कटकटा रही थी, ना ही बड़े-बड़े साँस ले रही थी। एकदम स्टैच्यू, एकदम साइलेंट, एक सुन्न सा हो गया। तो उसकी फ्रेंड उसे बार-बार बुलाने लगी, सुमित्रा, सुमित्रा, सुमित्रा। लेकिन सुमित्रा से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था, कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी, कुछ बोल नहीं रही थी सुमित्रा। तो वो थोड़ी घबराई भी थी और उसे हिलाने की कोशिश करी, सुमित्रा, सुमित्रा ऐसा करके हिलाने की कोशिश करी। लेकिन वो इतनी चट्टान की तरह खड़ी थी कि जैसे पर्वत हो वहाँ पे, उसे हिलाने की कोशिश किया जा रहा है। इतनी स्ट्रॉन्ग खड़ी हुई थी। तो सुमित्रा को हिलाने की कोशिश की, वो हिल भी नहीं रही है। तो वो घबरा कर अंदर भाग के गई, भाग के जाके सुमित्रा, सुमित्रा बोल के चिल्लाने लगी। तो जगदीश बाहर भाग के आ गया। बाहर भाग के आए तो उसने देखा कि सुमित्रा दरवाजे पे एक चट्टान की तरह खड़ी हुई है, उसे हिलाना मुश्किल हो रहा था। तो जगदीश भी हिलाने की कोशिश किया, सास-ससुर ने भी हिलाने की कोशिश किया। अब पूरी गाँव उनके घर के सामने आ चुका था कि क्या हुआ? सुमित्रा को क्या हुआ? तो देखा कि अब जगदीश जल्दी-जल्दी जाके वो अपनी वैद्य को लेके आए। वैद्य को जैसे ही लेके आए तो वैद्य ने पूरा जाँच किया, सुमित्रा को जाँच करने के बाद बताया कि अब सुमित्रा नहीं रही। तो काफ़ी दुःख का माहौल हो गया, पूरा सन्नाटा हो गया। अब क्या करें? सुमित्रा जा चुकी थी। अब सुमित्रा जाने के बाद कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करें, क्या है ये वाक़ई में क्या? अब पूरी गाँव पता चल गया था कि जो भविष्यवाणी उसने बताई थी 3 दिन की पहले, वो सही था। तो लोग भी डर गए थे, अब सुमित्रा ऐसे होगी। अब जैसे जिस किसी के घर में किसी का मौत हो जाता है तो वो जो माहौल जैसा होता है वही माहौल हो चुका था। जो भी क्रियाकर्म के जो काम है वो पूरे करने की पूरी तैयारी हो रही थी, सब कुछ तैयार हो रहा था। तो कुछ लेडीज़ है जो सुमित्रा के पास बैठी हुई थी, जैसे-जैसे सुमित्रा को लिटा दिया गया था तब तक, तो सुमित्रा के पास बैठी हुई थी एक कमरे के अंदर। तो जगदीश बाहर का काम भी देख रहा था, पूरे गाँव के लोग भी मदद कर रहे थे क्योंकि ये जो गाँव है ये इसमें यहाँ पे सुविधाएँ तो नहीं थी, लेकिन यहाँ इस गाँव में कम से कम अगर कोई मर जाता है तो उसे उसके जो क्रियाकर्म करने के लिए वहाँ पे एक शमशान भी नहीं था। तो इस कारण उस गाँव में क्या करते थे, अगर कोई मर जाता है तो उसको जलाने के लिए आसपास की जितनी भी लकड़ियाँ इकट्ठा किया जाता था, दूर गाँव से थोड़ा दूर एक थोड़ी जंगल जैसी जगह पे, प्लेन जगह पे लेके जाके उस लाश को जला दिया करता था। ये उस गाँव में होता था। तो अब इसकी पूरी तैयारी हो रही थी सुमित्रा के लिए। अचानक एक औरत बाहर भाग के आती है। बाहर ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला-चिल्ला कर डर के एक अजीब-सा माहौल खड़ा कर देती है, बाहर भाग के आती है। तो लोग पूरे डर जाते हैं कि क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? तो वो कुछ बोलने की लायक नहीं थी। वो बोल ही नहीं पा रही थी, इस हाल में थी। इतने में देखा है कि एक और औरत अंदर से बाहर भाग के आ रही है। बाहर भाग के आकर वो चिल्लाने लगी वो भी। तो वो भी चिल्लाने लगी तो लोग सोचने लगे कि ये क्या होने वाला है? ये क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या हुआ, क्या हुआ? तो ये भी ऐसी हाल में थी कि वो भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। इतने में थोड़ी देर में एक और औरत भाग के आती है, वो भी अपनी साँसें लेने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी एकदम कंट्रोललेस थी। इतने में जो पहले भाग के आई थी, उसने थोड़ा अपनी साँसों को सँभाला और उसने कहा, सुमित्रा ने आँखें खोली हैं। तो सुमित्रा जब मर गई और ये आँखें खोली, इस बीच 45 मिनट्स हो गया था। तो 45 मिनट्स के बाद सुमित्रा ने आँखें खोली। जैसे ही आँखें खोली तो पहले तो जगदीश कुछ समझ में सब लोग देख रहे थे और जगदीश थोड़ा-सा खुश हो गया यानी कि सुमित्रा ज़िंदा है।
तो एकदम इमीडिएटली अंदर भाग के गया। अंदर भाग के जाके देखा उसकी बीवी जो है वो बैठी हुई है, वो देख रही है, नॉर्मल है। तो उसको इमीडिएटली जाके क्या उसने एकदम हग कर लिया और गले लगा लिया। गले जैसे ही लगाया, वो जो सुमित्रा है वो अपने हाथों को ऐसे लगाकर उसने अपने पति को ऐसे धकेल दिया। धकेल दे के बोलती है, कौन हो तुम? पराई औरत को इस तरह गले लगाते हुए शर्म नहीं आती? तो जगदीश परेशान, वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है, तो बहुत परेशान हो गया, ये क्या बोल रही है सुमित्रा। तो इतने में वैद्य आते हैं। वैद्य आकर बोलते हैं कि चलो ठीक है, सुमित्रा अभी अभी थोड़ा होश में आई है, उसे उसका तबीयत थोड़ी ख़राब होगी, तो तुम चिंता मत करो, वो ठीक हो जाएगी बोलकर वैद्य ने उसे देखकर वो चले जाते हैं। सारे गांव के लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, अब रहते हैं और यही फैमिली रह जाती है और देखती है कि सुमित्रा किसी को पहचान भी नहीं रही है। सुमित्रा को बताया गया ये तुम्हारे हस्बैंड है जगदीश, तो वो बोलती मैं नहीं जानती तेरे को। फिर बोलते हैं ये तुम्हारे सास ससुर, तो ये बोलती है नहीं जानती मैं आप लोगों को। फिर वो लोग क्या करते हैं, चलो ठीक है, पति और सास ससुर को पहचानने में मुश्किल हो रहा है, चलो बच्चे को तो एक माँ पहचान ही लेती है चाहे कुछ भी हो जाए। तो लोग क्या करते हैं, ठीक है उसके बेटे को जो लेके आएंगे और उसको दिखाएंगे। तो उसको दिखाएंगे, जब दिखाते हैं ये तेरा बेटा, तो बोलते हैं ये मेरा बेटा नहीं है, तो बेटे को भी पहचानने से इनकार कर देती है। तो ये वैद्य ने जैसे बताया कि सुमित्रा शायद कुछ अभी अभी वापस ठीक हो रही है, तो हो सकता है इसका असर है, चलो ठीक है आप शांत हो। तो इसी वजह से वो लोग शांत रहते हैं। जैसे जैसे दिन गुजरने लगे और सुमित्रा अक्सर क्या करती थी, एक चिट्ठी लिखती थी, एक लेटर लिखती थी और जगदीश को बोलती थी कि इस लेटर को पोस्ट करके आओ। तो क्योंकि वो सुमित्रा को काफ़ी प्यार करता था, इस वजह से वो जो भी सुमित्रा बोलती वो चुपचाप मान लेता था। तो सुमित्रा का लेटर्स जो है वो लेके जाके पोस्ट करता रहा। इस तरह 3 महीने गुजर गए, लेकिन सुमित्रा लेटर्स पोस्ट करती रही, लेकिन परिवार को कुछ एक्सेप्ट नहीं किया था, बस वो खामोश रहती थी। तो 3 महीने के बाद एक बार क्या होता है, एक आदमी उस गांव के पास आता है। उस गांव के पास आने के बाद वो आदमी बोलता है कि यहाँ पे कोई ऐसी लड़की तो नहीं है जो उटपट सी बातें करती है, अजीब अजीब सी हरकत करती है, कुछ अलग अलग सी रहती है, ऐसी कोई लड़की है क्या? लेकिन गांव इतना छोटा था कि हर किसी को ये कहानी पता था, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन एक आदमी क्या करता है, चलो ठीक है बोल के जगदीश के घर के पास तक उसे लेके आता है। तो इतने में जगदीश बाहर आता है। तो ये आदमी जो है जगदीश को पूछता है कि क्या ऐसी कोई लड़की है जो उटपटा से बातें करती है, जो अजीब अजीब हरकत करती है, कोई ये है क्या? तो जगदीश पूछता है कि हाँ है तो, लेकिन आप कौन? तो वो बोलता है मेरा नाम राम सिया त्रिपाठी। ये 20 अक्टूबर को वो आदमी आता है। तो 20 अक्टूबर के दिन राम सिया त्रिपाठी जगदीश से मिलकर पूछता है कि कोई ऐसा है क्या? तो वो बोलता है हाँ, लेकिन तो वो बोलता है मुझे 3 महीने से कुछ चिट्ठी आ रहे हैं, जिस कारण से मैं आज यहाँ पे आया हूँ। मेरा नाम है राम सिया त्रिपाठी। ये जो नाम जब दूसरी बार दोहराया गया, अंदर बैठी सो सुमित्रा उठकर भाग के आकर इस आदमी को गले लगा लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। वो देखती है कि रामसिया त्रिपाठी को जिस तरह उसने गले लगाया, उसे समझ में भी नहीं आता है कि रामसिया त्रिपाठी उसको एकदम हटाने की कोशिश करता है। पूछता है कि बेटा कौन हो तुम और मुझे इस तरह गले लगाकर क्यों रो रही हो, कौन हो तुम? तो तब वो बोलती है कि पापा मैं आपकी बेटी शिवा। तो शिवा, तो रामसिंह त्रिपाठी एकदम कंफ्यूज भी हो जाता है कि ये क्या है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो शिवा मैं आपकी बेटी, तो कुछ समझ में नहीं आता है। तो उसने बोला अच्छा, तो ये जो चिट्ठियाँ हैं ये तुम ही लिखती थी क्या? तो उसने बोला हाँ पापा मैं ही लिखती थी। तो जैसे ही वो चिट्ठियों को देखा, तो वो अपने साथ वो जो शिवा नाम की अपने आप को सुमित्रा के अंदर जो शिवा बोल रही है, वो शिवा का शादी की कुछ तस्वीरें लेके आता है अपने साथ। फ़ोटोज़ को दिखाकर बोलता है कि बताओ ये सब कौन है? तो वो बताती है, एक एक फ़ोटो को देख के बोलती है ये मेरी माँ है, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे बहन हैं,
ये मेरे पापा यानी कि आप हैं, और सबके नाम के साथ सब बताती है। फिर बाद में वो दिखाता है कि उसकी शादी के फ़ोटोज़ दिखाता है। शादी के फ़ोटोज़ दिखाता है तो वो अपनी शादी के फ़ोटोज़ को देखकर सुमित्रा पहचान जाती है कि ये मेरे सास है, ससुर है और ये मेरे देवर है, सबको पहचानने लगती है, ये मेरे हस्बैंड है, ये भी बता देती है। जब वो बताती है कि हाँ, ये मेरे हस्बैंड है, तो जैसे ही ऐसा उँगली करने लगती है, तो एक जगह पे खामोश हो जाती है और उसकी आँखों में पानी रहते हैं। तो उसकी जो राम सिया त्रिपाठी जो व्यक्ति है, वो देखने लगता है कि बताओ कौन? तो वो बोलती है, ये रिंकू और टिंकू है, मेरे बच्चे। तो अब जैसे-जैसे पूरे इन्फॉर्मेशन सच बता रही है, पूरी खबर सच बता रही है, तो कुछ अजीब-सा होने लगा कि चलो ठीक है। फिर बाद में जैसे ही आगे देखने लगी फ़ोटोज़ को, एक फ़ोटो पर वो खामोश हो जाती है, एकदम उँगली ऐसे ही लगा के खामोश हो जाती है। तो खामोश होने पर राम सिंह त्रिपाठी पूछते हैं, "कौन है ये? कौन है? क्यों? ऐसा खामोश क्यों? बताओ ये कौन है?" तो वो बोलती है, "ये मेरी ननंद है। इसी ने मुझे सर पर पत्थर से मारकर मेरी हत्या कर दी।" तो अब वहाँ पे सभी के सभी आश्चर्य हो जाते हैं कि ये क्या बोल रही है। तो वो देखता है कि हाँ, मेरी मौत 18 तारीख जुलाई को हुआ था। 19 तारीख जुलाई को किसका मौत हुआ था? सुमित्रा का। और शिवा का 18 तारीख को हुआ था। करीब 24 घंटे के बाद सुमित्रा के जिस्म में ये शिवा का आत्मा का प्रवेश हुआ। अब इसे पुनर्जन्म कहे या आत्मा का बदली, ये तो आप पर निर्भर है। लेकिन जब सुमित्रा बोलती है कि इसने मुझे मार दिया, यानी कि शिवा, इसने मुझे मारा और मुझे उठाकर लेके जाके रेल की पटरी पे लिटा दिया। क्या आपने नोटिस किया होगा, मेरे जिस्म रेल की पटरी पर तो है, लेकिन अगर रेल मेरे ऊपर से चला जाता तो मेरे जिस्म के भी टुकड़े-टुकड़े हो जाते और मैं ठीक थी। तो राम सिंह त्रिपाठी याद करता है कि हाँ, ये बात सच है। क्योंकि जब शिवा मर गई थी, उस समय पे राम सिंह त्रिपाठी जो है, वो गाँव में नहीं था, कहीं और किसी काम की वजह से बाहर गया था और ये जो व्यक्ति है, ये एक प्रोफ़ेसर है, एक कॉलेज के प्रोफ़ेसर हैं, काफ़ी एजुकेटेड फैमिली है। तो यहाँ पे देखा कि राम सिंह त्रिपाठी नहीं थे, तो उनको खबर मिला उनकी दोस्त से, जो बताते हैं कि इस तरह शिवा ने सुसाइड कर लिया। और जैसे-जैसे वो वापस आने लगे, तब तक शिवा का जो है देहांत का, उनका जो क्रियाकर्म जो भी करना था, उसके सास, ससुर, पति सब मिलकर उसके क्रियाकर्म भी कर चुके थे। तो ये सब पता था, तो उसने बताया कि ऐसा-ऐसा 18 तारीख को मेरी मौत हुई है। पापा, आपने मेरी हैंडराइटिंग तो पहचानी है ना, जो लेटर्स में लिखती थी, उसे आप पहचानिए। तो उन्होंने कहा कि हाँ, यहाँ पे तो मिलता-जुलता हैंडराइटिंग है पूरी तरह। तो देखते हैं कि पूरी तरह हैंडराइटिंग भी मिल रहा है, ये बात सच है। तो अब ये शिवा बोली, उसका गाँव का एड्रेस सब कुछ बताया। और शिवा एक ऐसी लड़की थी जो 1970s के टाइम पे उसने ग्रेजुएशन किया था। उस समय पे ग्रेजुएशन बहुत बड़ी हायर एजुकेशन होते हुआ करता था, क्योंकि शिवा का जो फैमिली है, जैसे उनके पापा राम सिया त्रिपाठी, उसकी जो फैमिली है वेल एजुकेटेड फैमिली थी। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जैसे कि हमको ये पता है कि ये जो गांव में किसी भी तरह का सुविधा नहीं था, कोई स्कूल्स तो थे नहीं। और ये तो सुमित्रा को पढ़ाई लिखाई की तो बात तो दूर की बात है, उसे हिंदी अच्छे से बोलना नहीं आता था, लेकिन ये जो शिवा है प्योर हिंदी बोल रही थी और अच्छे से इंग्लिश में बात कर रही थी। और ये अपने पापा को पूरा प्रूफ दिखाया कि हाँ, मैं यहाँ पे हूँ, मैं ऐसा है। तो शिवा का घर, शिवा और शिवा का घर चले जाते हैं सभी के लोग जाके, वो अपनी दोनों बच्चों को ले लेती है पास में और पूरी परिवार खुश होते हैं। और फिर यहाँ पर शिवा क्या करती है कि जैसे कि देखा है कि जगदीश जो है वो बहुत बहुत अच्छा इंसान है, माना कि गरीब है लेकिन काफ़ी बहुत अच्छा इंसान और अच्छी परिवार थी। ये ठाकुर फैमिली से है और ये ब्राह्मण फैमिली से हैं। दूर-दूर तक ये जो 2 फैमिली से इनका कोई किसी भी तरह का नाता नहीं था। 80 किलोमीटर दूर से आए थे जगदीश देवपुर से, सॉरी जगदीश नहीं, राम सिया त्रिपाठी देवपुर से आए थे, जो इनके घर से 80 किलोमीटर दूर था। अब ये पूरी परिवार एक हो चुकी थी।
ये शिवा जो है जगदीश को अपने हस्बैंड के तरह उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और अपने जो बच्चे हैं रिंकू और टिंकू उनको साथ में ला लिया। और ये जो नन्हा सा जान छोटा सा बच्चा है जो सुमित्रा का बच्चा है, उसने उस बच्चे को भी अपना लिया। अब ये पूरी परिवार पूरी तरह खुश और रखे थे। लेकिन ये जो सुमित्रा का जो सुमित्रा नहीं, शिवा का जो मर्डर हुआ था, उस मर्डर का सिलसिले में उसके हस्बैंड और उसके पति जेल में थे। लेकिन थोड़े दिन बिना किसी सबूत के वजह से उन दोनों को छोड़ दिया गया और उसके परिवार को, क्योंकि यहाँ पे कोई डाइवोर्स की तो बात ही नहीं है क्योंकि अब शिवा रह नहीं गई, तो इसी वजह से डाइवोर्स भी नहीं हुआ था। लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद अमेरिका से वर्जीनिया यूनिवर्सिटी से इंडिया में लोग आए, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से फैक्ट फाइंडिंग जो टीम होती है वो टीम इंडिया आई। इन लोगों के पास गई, पूरा का पूरा जानकारी लिया, सुमित्रा के बारे में पूरी जानकारी लिया, शिवा के बारे में पूरा जानकारी लिया, शिवा की फैमिली और सुमित्रा की फैमिली, कुछ आसपास के लोग तो हैं नहीं, पूरा इन्फॉर्मेशन लेने के बाद इस कहानी को एक सर्टिफिकेट मिला कि ये पुनर्जन्म की कहानी है। ठीक है, ये एक 1960s और 70s की कहानी है। इस कहानी को सुनकर आपको क्या लगा, इस कहानी को सुनने के बाद कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी चैनल अच्छी लगी, मेरी कहानी यहाँ अच्छा लगा, तो मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इस तरह के बहुत सारी कहानियाँ आपके सामने लेके आऊँगी आपकी जो